कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ खड़े हैं, हम मुसलमानों का गला कभी भी घोंट सकते हैं। सीएए के कानून के माध्यम से मुसलमानों को इस लोकसभा की राजनीति में चारा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे कोई भी आपका अधिकार नहीं छीना जा सकता है और जो इसमें भ्रमित करने का काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं इसमें एक राजनीति करने का कोशिश किया जा रहा है। पुलिसकर्मी के द्वारा नमाज पढ़ते हुए लोगों के साथ जो उत्पीड़न किया जा रहा है, क्या इस उत्पीड़न का जवाब अमित शाह दे सकते हैं? क्या ये उत्पीड़न नहीं है? क्या ये धार्मिक उत्पीड़न नहीं है? इस देश से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा तो एक खड़ा है जो आज जश्न मना रहा है कि इस देश से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, और दूसरा एक तबका है जो कह रहे हैं हम नहीं निकालने देंगे, हम मुसलमानों को बचा के रखेंगे। सिर्फ 3 देशों का जिक्र करके और सिर्फ 6 समुदाय का जिक्र करके आप भी कहीं ना कहीं इस पे राजनीति करना चाह रहे हैं। और जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई जा रही है कि इससे मुसलमान बहुत डरा हुआ है। सीएए कानून के माध्यम से केवल मुसलमानों को चारा बनाया जा रहा है, सॉफ्ट टारगेट। एक तरफ डर दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ ये दिखाया जा रहा है कि हम मुसलमानों को देखो कितना डरा सकते हैं। कोई मुसलमान डरने वाला नहीं है। सीएए आप सिटीजन अमेंडमेंट बिल आप अगर लेके आना चाहते हैं पाकिस्तान से मुसलमानों को तो लेके आइए, आप लाना चाहते हैं बांग्लादेश के मुसलमानों को तो लेकर आइए। मुसलमानों के डर के आधार पर पूरे देश में सियासत चल रही है और जो इनका टाइमिंग है वो निश्चित रूप से सवाल खड़ा करता है कि 1 महीना पहले चुनाव से ठीक लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश में नागरिकता संशोधन बिल, जी हां सीएए को इंप्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया। कल देर शाम जैसे ही ये खबर आती है उसके बाद देश में बवाल मच जाता है। तमाम विपक्षी दल जो हैं वे इसके खिलाफ एक सुर में आवाज बुलंद करने लगते हैं, कहते हैं ये न्याय सम्मत नहीं है, आम जनमानस के हित में यह फैसला नहीं लिया गया है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आपको याद होगा बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जो बजाबते इस सीएए के खिलाफ बिहार विधानसभा में बिल भी पारित कर रखा है। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए शान परवेज मौजूद है, जन अधिकार पार्टी से हैं और उस समाज से आते हैं जिस समाज का सबसे अधिक विरोध सीएए को लेकर है। अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज की हम बात कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका परवेज जी। पहला सवाल आपसे यही रहेगा, सीएए का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? स्वागत योग्य है या गलत है, क्या कहना है? देखिए, सीएए एक ऐसा कानून है जिसके बारे में खूब भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया है और सबसे ज्यादा इसमें मुसलमानों को सबसे ज्यादा गुमराह करने का काम किया गया है। सीएए अमेंडमेंट बिल जो है 2019 की जो पारित हुई थी लोकसभा और राज्यसभा से, उसके बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने से कहा कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, और खास तौर से वैसे लोग जैसे बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ सीएए लागू नहीं होने दूंगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि हम सीएए लागू नहीं होने देंगे। सीएए और मुसलमानों का मेरा मामला ये कहना मैं ये चाह रहा हूँ, सीएए के कानून के माध्यम से मुसलमानों को इस लोकसभा की राजनीति में चारा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सीएए कानून अगर आप जब पढ़ेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि सीएए कानून न लाने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को थी, ना उसको बनाने की आवश्यकता अमित शाह जी को पड़ती, और ना उसको हटाने के लिए हमको इतना तवज्जो देना चाहिए और इतना जोर देना चाहिए, क्योंकि ये जो कानून है इस कानून का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ना इसका आना सही था और ना इसका जाना सही है। ठीक है, अगर ये आ भी गया तो इससे कोई मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे मुसलमानों को मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई भी आपका अधिकार नहीं छीना जा सकता है, और जो इसमें भ्रमित करने का काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं इसमें एक राजनीति करने का कोशिश किया जा रहा है। ये अगर है तो कोई कह रहा है तो ये सच कह रहा है। दूसरी बात कि सीएए अगर आप लेकर आते हैं तो क्या अमित शाह जी कह रहे कि सीएए अमेंडमेंट बिल में वो दीजिए 3 देश, मुख्य रूप से 3 देश, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से 6 समुदाय के लोगों को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान दिया गया है। ये कह रहे हैं के लिए अल्पसंख्यक है 6 समुदाय जिसका वर्णन जिक्र किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से मुसलमानों को नहीं बोला गया है। मगर मैं अमित शाह जी से ये सवाल पूछना चाहता था कि आप बताइए कि क्या जिन लोगों को आपने नागरिकता देने का प्रावधान अभी बनाया है, क्या इस प्रावधान के पहले लोगों को नागरिकता दी गई थी कि नहीं दी गई थी? 2019 में ये बिल आपने सीएए लाया और आपने कहा कि पाकिस्तान में जो धार्मिक आधार पर जिसका साथ उत्पीड़न हो रहा है
अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर जिस समुदाय के साथ उत्पीड़न हो रहा है, बांग्लादेश में जिस धार्मिक आधार पर जिसके साथ उत्पीड़न हो रहा है, हम उसको भारत के अंदर नागरिकता देने का काम करेंगे। अब आप बताइए कि जिन लोगों, अब इसमें आपने मुख्य रूप से मुसलमानों को छोड़ा, कंट्रोवर्सी यहां से क्रिएट हुई कि आपने अगर कह रहे हैं कि अगर किसी को भी कहीं प्रेरणा या प्रेरित किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो भारत का एक कल्चर रहा, एक सिविलाइजेशन रहा जिसको हम लोग बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, कि हम हर लोगों को अपना परिवार मानते हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, और हमने सभी देश के शरणार्थियों को भी अपना जगह दिया। हमने तिब्बत के शरणार्थी, आज भी दलाई लामा उनके सबसे बड़े धर्मगुरु हमारे देश में रह रहे हैं, ठीक है। तो आप समझिए इस बात को कि हमने कहा कि ये विवाद यहां से खड़ा हुआ कि मुसलमानों को क्यों नहीं दिया जाएगा। अगर पाकिस्तान में किसी मुसलमान के साथ अत्याचार हो रहा है, अगर वो चाहता है कि भारत का नागरिकता लेना है, तो वो क्यों नहीं ले सकता। और हमने पहले भी दिया है। हम अभी बात कर रहे हैं, आप एक बहुत बड़े सिंगर अभी रहे अदनान सामी, जिसका नाम पूरी दुनिया में सब लोगों ने सुना, और हम लोग सब उनका गाना सुने, बहुत अच्छा गाना था उनका। तो अदनान सामी पाकिस्तान के एक मुसलमान थे, जो जिनको लगा किसी भी कारण से कि उनको हिंदुस्तान में रहना चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान में आए, और 2019 के पहले और अमित शाह जी के इस कानून के पहले उनको नागरिकता दिया गया। फिर आप पाकिस्तान के ही एक और स्कॉलर थे तारिक फतेह साहब, तारिक फतेह, जिनको घूम फिर के कनाडा के माध्यम से उनको नागरिकता उन्होंने अप्लाई किया और भारत का नागरिकता उनको दिया गया। खूब एंटी इस्लाम तो खूब, ठीक है, एंटी इस्लाम बोलते हैं, मगर अगर उन्होंने मांगा तो नागरिकता तो दी गई ना, ठीक है। तो इसमें आप कह रहे हैं कि हमने जब पाकिस्तान के मुसलमानों को भारत का नागरिकता दिया है पहले, तो दूसरी तरफ से फिर नया एक कानून बनाने का कोई मतलब नहीं बनता था। आप की सिंपल सी बात है कि कोई भी, जैसे एक अभी प्लेयर है, पाकिस्तानी क्रिकेटर एक थे, अभी पूर्व में खेल रहे थे, दानिश कनेरिया का नाम आप कभी भी बहुत सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे आजकल। इस सीएए कानून के बारे में उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान की माइनॉरिटीज जो है खुली हवा में सांस ले सकती है। तो मैं दानिश कनेरिया जैसे लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई, आप कभी भी अगर भारत आना चाहते थे तो भारत में आपका स्वागत था। आप अपनी स्वेच्छा से पाकिस्तान में हैं और आज भी हैं, और सीएए कानून अगर लागू भी हो जाएगा तब भी अगर आप वहां हैं अपनी स्वेच्छा से। अगर आप चाहते पहले भी क्रिकेट खेलने के समय में भी कि हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को छोड़कर हम इंडिया क्रिकेट बोर्ड में आकर अप्लाई करें, तो उसमें भी आपके लिए प्रावधान था। तो मेरा मानना उदित जी बिल्कुल सिंपल और क्लियर कि सीएए कानून की कोई जरूरत थी नहीं, और जब इसको लाया गया तो इसका विरोध करने की भी कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। इस सीएए कानून के माध्यम से केवल मुसलमानों को चारा बनाया जा रहा है, सॉफ्ट टारगेट। एक तरफ डर दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ ये दिखाया जा रहा है कि हम मुसलमानों को देखो कितना डरा सकते हैं। एक तरफ ये है कि हम मुसलमानों को कितना डरा सकते हैं, और दूसरी तरफ की राजनीति ये है कि देखो मुसलमान कितना डर रहा है। एक सवाल देखिए, अहम सवाल यह है, बीजेपी जो प्रोजेक्शन कर रही है कि अब 3 देश का आप नाम ले रहे हैं, सही नाम साम है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये प्रोजेक्ट किया जाता है और जो रिपोर्ट से वो भी बताता है कि वहां पे जो अल्पसंख्यक समाज है, आप हिंदू कहिए, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, जो कह लीजिए, इनको साथ उत्पीड़न है। और चूंकि इनका जो मूल देश है, हिंदुओं का तो एक ही देश माना जाता है, वो है भारत, जहां पर बहुसंख्यक समाज में हिंदू है। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट टू लाइफ, राइट टू हर चीज, उनका जो एक हक है, उसको बचाने के लिए उनको नागरिकता यहां देना है। मुसलमानों के लिए तो 56 देश पड़े हुए हैं। बीजेपी यही ना प्रोजेक्ट कर रही है। हमने कहा कि हम कह रहे हैं कि किसी भी वैसे लोग जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म से है, और सिर्फ 3 देश नहीं, सभी देश के लोगों को अगर कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है और वो चाहते हैं कि वो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, वो किसी भी धर्म से, तो पहले से ही प्रावधान है कि वो भारत की नागरिकता उनको दी गई है, पहले से प्रमाण है कि उनको नागरिकता दी गई है, पहले से प्रावधान है कि उनको नागरिकता दिया जा सकता है। तो ये नया कानून बनाने का जो बेसलेस कानून है, उसका मतलब कहां बनता है, बताइए। बीजेपी को छोड़िए, विपक्षी दल इस तरह का माहौल क्यों बना रहे हैं कि मुसलमानों के सबसे बड़ा हित ऐसी वही है। मैंने ये सीएए से मुसलमानों को चारा बनाया जा रहा है। मुसलमानों को एक तरफ में आज की सियासत ये है कि एक तरफ ये दिखाया जा रहा है कि हम कितना डरा सकते हैं, और दूसरी तरफ ये दिखाया जा रहा है कि आप कितना डरे हुए हैं। तो मुसलमानों के डर के आधार पर पूरे देश में सियासत चल रही है, और जो इनका टाइमिंग है वो निश्चित रूप से सवाल खड़ा करता है कि 1 महीना पहले चुनाव से ठीक 15 दिन, 1 महीना पहले, अब कभी भी कल हो सकता है डेट घोषणा हो जाए चुनाव का, आपको अगर लाना था कानून, उत्पीड़न की बात हो रही थी या धार्मिक आधार पर उत्पीड़न की बात हो रही थी, आप सरकार में दूसरा टर्म आपका पूरा होने वाला है, आप कहां थे सोए।
और आप जानते हैं कि कोई भी देश में कहीं भी, जैसे बांग्लादेश से एक मैं नाम ले रहा हूं आपको, तस्लीमा नसरीन का। तस्लीमा नसरीन को क्या भारत में स्वीकार नहीं किया था? तस्लीमा नसरीन क्या हिंदू? बहुत उदाहरण है इस तरह। तो जब पहले से प्रावधान है तो अभी ये शगुफा छोड़ने का मतलब हमको नहीं लगता है कि कोई कुछ है। और इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस, देखिए, चुनाव को इस प्रकार से लड़ा जाएगा, 2019 का चुनाव इस प्रकार से लड़ा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और उससे सहयोगी दल जो है वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ खड़े हैं, हम मुसलमानों का गला कभी भी घोंट सकते हैं। जिस प्रकार से अभी आपने पिछले जुमा के दिन देखा होगा कि किस प्रकार से पुलिसकर्मी के द्वारा नमाज पढ़ते हुए लोगों के साथ जो उत्पीड़न किया जा रहा है, क्या इस उत्पीड़न का जवाब अमित शाह दे सकते हैं? क्या ये उत्पीड़न नहीं है? क्या ये धार्मिक उत्पीड़न नहीं है? आप अगर धार्मिक उत्पीड़न की बात कर रहे हैं तो क्या ये धर्म के आधार पर उत्पीड़न नहीं है? जाके आपको आजादी आपकी छीनी जा रही है कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते। तो इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। सीएए जो है उससे एक भारत का आम मुसलमान के जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप यही निश्चित रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है, ना कोई नुकसान है ना कोई फायदा है। अगर फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। मगर टाइमिंग, मैंने बोला ना कि टाइमिंग ऐसा बनाया गया है कि आप सवाल खड़ा करें, पूरा मीडिया में आप लोग प्रोपेगेंडा बना के रख दिए, टीवी पे जब जहां ऑन कीजिए सीए लागू हो गया। विपक्ष भी तो दिखाया जा रहा है सीए लागू कर दिया गया तो सब तो इस देश में मुसलमान नहीं रहेगा, इस देश से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। तो एक घड़ा है जो आज जश्न मना रहा है कि देश से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, और दूसरा एक तबका है जो कह रहे हैं हम नहीं निकालने देंगे, हम मुसलमानों को बचा के रखेंगे, और सियासत इसी पे तेज हो गई। जबकि हकीकत, और एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी आप भी हो, आप समझिएगा तो इससे ना कोई नुकसान है ना कोई फायदा है। क्या मैं पूछ रहा हूँ, फिर से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या ये प्रावधान नहीं था कि पूरे दुनिया के किसी भी देश के लोगों को इस देश में धार्मिक आधार पर अगर कोई सताया जा रहा है तो वो अगर चाहता है कि भारत की नागरिकता ले तो क्या भारत इससे आपत्ति दर्ज कर रहा था? क्या ऐसा कोई प्रावधान नहीं था पहले? क्या ऐसा कोई प्रमाण नहीं है पहले कि अब इन सिर्फ तीन देशों का जिक्र करके और सिर्फ 6 समुदाय का जिक्र करके आप भी कहीं ना कहीं इस पे राजनीति करना चाह रहे हैं? और जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई जा रही है कि इससे मुसलमान बहुत डरा हुआ है, इससे कोई मुसलमान नहीं डरा हुआ है और इससे कोई मुसलमान डरने वाला नहीं है। सीए, आप सिटीजन अमेंडमेंट बिल आप अगर लेके आना चाहते हैं पाकिस्तान से मुसलमानों को तो लेके आइए, आप लाना चाहते हैं बांग्लादेश के मुसलमानों को तो लेकर आइए। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में जो लोग आपकी आबादी है, इस देश की आबादी, आप उसका सम्मान कीजिए। जो इस देश के मुसलमानों के ऊपर आप जो अत्याचार कर रहे हैं और आपकी प्रशासन के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है उससे बचने का काम कीजिए। और उनके पास पहले भी ये प्रावधान था कि कोई पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू उदित जी चाहता तो हिंदुस्तान का सिटीजनशिप ले सकता था, पहले भी कोई बांग्लादेश का हिंदू चाहता तो पहले भी ले सकता था, मगर नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने अभी तक नहीं लिया। मैंने एक क्रिकेटर दानिश कनेरिया का नाम लिया, बार बार सोशल मीडिया में वायरल होते हैं, बार बार चर्चा करते हैं। अगर दानिश कनेरिया सीएए के पहले अगर इंडियन क्रिकेट काउंसिल से वो क्रिकेट खेलना चाहते तो क्या वो संभव था कि नहीं था? तो अगर आप नहीं आए तो ये आपकी इच्छा थी, ये आपकी स्वेच्छा थी कि आप पाकिस्तान में रहना चाहते थे, और गृह मंत्री आज उन लोगों से ज्यादा हमदर्दी दिखा रहे हैं जो अपनी स्वेच्छा से पाकिस्तान में है, अपनी स्वेच्छा से भारत आना स्वीकार नहीं किए। आज गृह मंत्री दिखाना चाह रहे हैं कि हम उन पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के लिए ज्यादा हमदर्द हैं इन कंपेयर टू इन हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानियों के। अंतिम सवाल है, ये चुनाव के समय पाकिस्तान क्यों भारत के घर घर में चर्चा होने लगता है? पाकिस्तान पर 19 में भी हुआ था, 19 में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया था। देखिए, ये इस बार भी वही हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं चुनावी एजेंडा को, मैंने बोला कि ये आप लेकर आते ना, 6 महीने पहले लेकर आते, आप 1 साल पहले लेकर आ सकते थे, आप 2 साल पहले भी लेकर आ सकते थे। 2019 में बिल आपने लाया था, 2019 से दोनों सब सदन में पास होने के बाद बिल आप लटका के रखे हुए थे, बिल आपको लेके आना था, लेके आ रहा आज तक। मगर चुनाव का माहौल ऐसा बनाया जाए जिसमें हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये इस प्रकार की चीजें और इस प्रकार की नैरेटिव बहुत आम हो जाए। एक तरफ ये कह, मैंने कहा कि एक तरफ ऐसा नैरेटिव बनाया जाएगा कि मुसलमानों को इस देश में बहुत डर है और मुसलमानों को आप इस देश से निकाल रहे हैं, मगर स्पष्ट है कि जो पढ़ा लिखा बात समझ रहा है इस बात को कि सिर्फ इसकी मंशा अमित शाह की और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नहीं है, अन्यथा इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि किसी मुसलमान को दिक्कत हो। चलिए, तो देखिए, सीएए पर हमने बड़ा खुलकर चर्चा किया
और ये उस समाज से आते हैं जिस समाज को सबसे अधिक इस बात को लेकर टेंशन है फिलहाल कि सीएए से कहीं उनकी उनकी नागरिकता पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। बीजेपी ने अपना कार्ड खेल दिया है, विपक्ष साथ दे रही है इसका विरोध करके। नीतीश कुमार ने तो विधानसभा से इसका बिल भी पारित करा लिया है। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी सीएए पर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर, हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। हमारे साथ शान परवेज मौजूद थे, जन अधिकार पार्टी यानी पप्पू यादव की पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।